नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज डोईवाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने माजरी ग्रांट जाखन नदी पर बने चांडी पुल का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने पुल के साथ कई विभिन्न विभागों की विकास कार्यों के उद्घाटन किया और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। तो डोईवाला पहुंचे हैं सीएम रावत। चांदी पुल का लोकार्पण किया है सीएम ने। कई सौगातों से नवाजा है। डोईवाला पहुंचे सीएम रावत। तस्वीरें भी आप देखिए, उनका भव्य स्वागत किया गया है। कई विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा भी ली, उनका जायजा भी लिया, अधिकारियों से बातचीत भी की सीएम रावत ने। डोईवाला पहुंचे सीएम रावत। चांदी पुल का लोकार्पण किया है सीएम रावत ने। इस दौरान उनके साथ तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे, तमाम अधिकारी मौजूद रहे, उनका भव्य स्वागत किया गया। डोईवाला से हमारे सहयोगी राजकुमार अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, चांदी पुल का लोकार्पण किया है सीएम रावत ने, उनका भव्य स्वागत भी हुआ डोईवाला दौरे के दौरान, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री अभी अभी पहुंचे हैं, उसके बाद चांदी पुल का लोकार्पण यहाँ पर किया है, पुल का निरीक्षण किया है। इसके अलावा 35 बड़ी योजनाओं की सौगात आज डोईवाला को मिली है। तो कहीं ना कहीं आज डोईवाला विधानसभा का एक बहुत बड़ा दिन है। तमाम तरह की ये योजनाएं हैं, उसमें पुल हैं, सड़कें हैं और भी तमाम तरह की योजनाएं हैं जिनका आज लोकार्पण भी हुआ है। कई योजनाएं ऐसी है जिनका शिलान्यास मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद किया है यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि आज डोईवाला की जो जनता बड़ी संख्या में माजरी में उमड़ी है सीएम साहब को सुनने के लिए। कहीं ना कहीं उनको योजनाओं से लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री अब क्योंकि स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, कोरोना प्रभावित हो गए थे सब लोग जानते हैं, उसके बाद पहला ये दौरा डोईवाला का है। डोईवाला सीएम साहब की विधानसभा है, तो कहीं ना कहीं ये आज का बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है डोईवाला के लिए। जिस तरह से एक चैनल में दिखाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री को लेकर कि किस तरह का सर्वे था, उस पर लोगों की नाराजगी डोईवाला में है, क्योंकि डोईवाला के लोगों का सीधा कहना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जो है एक बेहद ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। भ्रष्टाचार उनको बिल्कुल भी वो लाइक नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर दूसरे दलों में जो है हड़कंप है, जो चोर प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक त्रिवेंद्र रावत सरकार के जब से राजकुमार, इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सीएम रावत के साथ और कौन से बड़े चेहरे नजर आए हैं? देखिए, तमाम सिर्फ स्थानीय नेता ही हैं जो राज्य मंत्री डोईवाला क्षेत्र के हैं, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जिला अधिकारी यानी कि डीएम यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आज मुख्यमंत्री को सुनने के लिए भीड़ उमड़ी है। एक जनसभा इस समय संबोधित कर रहे हैं सीएम साहब। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन डोईवाला को है, क्योंकि मुख्यमंत्री काफी दिन के बाद डोईवाला पहुंचे हैं, तो बहुत ज्यादा उत्साह है। और देहरादून की ऋषिकेश की मेयर है अनिता, उन्होंने यहाँ पर सीएम का भव्य स्वागत किया है। इसके अलावा तमाम राज्य मंत्री मंच में मौजूद है, तमाम बड़े कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए राजकुमार अग्रवाल। 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में फिर से हरीश रावत की मांग उठ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने हरीश रावत को चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बनाए जाने की मांग आलाकमान से की है। इस बीच हरीश रावत का यह कहना है कि उत्तराखंड की जनता और कांग्रेस के हित में यह जरूरी है कि विधानसभा चुनाव किसी के चेहरे पर लड़ा जाए, जिससे पार्टी की नीति स्पष्ट तौर पर सभी को नजर आए। साथ ही ये दावा भी किया गया कि चेहरा घोषित करने से बीजेपी के खिलाफ पार्टी मजबूती पकड़ेगी। तो सीएम बनाने के लिए, सीएम के चेहरे के लिए हरीश रावत को एक बार फिर से कांग्रेस का चेहरा बनाने की मांग की जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने इसकी मांग उठाई है। आलाकमान से इसकी मांग करने के लिए आगे कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। हालांकि आखिरी फैसला आलाकमान की तरफ से ही होगा। उत्तराखंड राज्य की जनता के हित में और कांग्रेस के हित में भी आवश्यक है कि हम एक स्पष्ट चेहरा, जिससे नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हो सकें और भाजपा का कंट्रास्ट साफ साफ दिखाई दे, तो हम नेतृत्व में जाएं। और वो कोई भी व्यक्ति हो, मैंने तो कहा जिसको घोषित कर दो, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। तो इसमें कोई संकोच पार्टी को नहीं होना चाहिए। तो लेकिन आला कमान में क्या इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिस तरीके से और नेता भी बयान ये स्थानीय तौर पर हम लोग मानस तो बनाएं। एक बहस हुई, अच्छी बात है, एक चर्चा हो रही है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। कुछ लोगों का मत नहीं है, कुछ लोगों का मत हाँ में है। देखते हैं क्या आगे रिजल्ट निकलता है। मंथन से हमेशा कुछ न कुछ निकलता है, अमृत निकलता है।
जोशीमठ के इंटरनेशनल विंटर डेस्टिनेशन औली में एफसीआई वर्ल्ड स्नो डे मना रही है। इस दौरान खुले आसमान और चटक धूप के बीच औली के गौरसो बुग्याल में सैलानियों ने लुत्फ लिया। बता दें कि इंटरनेशनल स्कीइंग फेडरेशन के तत्वाधान में हर साल यूरोप और एशिया के उन देशों में जहां हिमपात होता है, एक एनुअल स्नो फेस्टिवल मनाया जाता है। वहीं विंटर डेस्टिनेशन औली को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए FIS ने पहले वर्ल्ड स्नो डे की मेजबानी 2010 से 11 में औली को दी थी। स्नो डे का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बर्फ की तरफ आकर्षित करना भी है। तो औली में वर्ल्ड स्नो डे का आयोजन किया गया है। सैलानियों ने इसका लुत्फ उठाया। तस्वीरें आप देखिए जहां पर तमाम सैलानी इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आए। औली में वर्ल्ड स्नो डे का आयोजन किया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए वर्ल्ड स्नो डे की मेजबानी औली को दी गई थी और औली में वर्ल्ड स्नो डे का आयोजन किया गया है। विंटर डेस्टिनेशन औली में ये स्नो डे मनाया गया और उसमें तमाम तरह के गेम्स भी आयोजित किए गए। साथ ही साथ यहां पर आने वाले सैलानियों ने इसका भरपूर आनंद लिया। जोशीमठ से हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए फोन लाइन पर। संजय, यहाँ पर स्नो डे मनाया गया है, वर्ल्ड स्नो डे, जिसके बाद सैलानियों ने भी इसका खूब आनंद लिया है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, यहाँ पे जो है इंटरनेशनल स्की फेडरेशन के तत्वाधान में 10वां अंतर्राष्ट्रीय हिम दिवस मनाया गया। हालांकि कोविड-19 को देखते हुए सादगी से मनाया गया, लेकिन एडवेंचर एसोसिएशन जोशीमठ, आइस स्केटिंग एसोसिएशन जोशीमठ और स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन जोशीमठ के सदस्य आज सुबह से ही औली में जमे हुए थे और इन्होंने पर्यटकों और स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों को बर्फ के प्रति जागरूक करते हुए धूमधाम से जो है ये वर्ल्ड स्नो डे मनाया। जी धन्यवाद संजय, पूरी जानकारी हमको देने के लिए। डोईवाला में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं ठंड बढ़ने के साथ ही शहर में घना कोहरा छाने लगा है। कोहरे के चलते तमाम फ्लाइट्स को भी रद्द करना पड़ा है। इस बीच ठंड को देखते हुए नगर पालिका ने जगह जगह अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोहरे के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही सैलानियों को भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो ठंड का लगातार कहर बढ़ता जा रहा है। घने कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तस्वीरें आप देखिए जहां पर कोहरा आपको नजर आएगा साफ तौर पर। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनकी परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। से कोहरे की मार पड़ रही है। जी हाँ, लगातार आज तीसरा दिन है। जिस सुबह के समय देखिए काफ़ी ज़्यादा कोहरा इस समय हो चुका है, जिसके कारण देहरादून जो हवाई अड्डा है उस पर फ्लाइटें लेट हो रही हैं। इसके अलावा ठंड से जनजीवन भी प्रभावित है। उसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने जो है अलाव के निर्देश नगर पालिका को दिए हैं कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को ठंड से राहत मिल सके। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का 12 बजे डोईवाला में एक कार्यक्रम है, लेकिन कोहरे को देखते हुए लगता है कि वो कार्यक्रम थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेट होने वाला है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जनजीवन कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित हुआ है ठंड के कारण। राजकुमार, प्राइम न्यूज, डोईवाला। रुड़की में कुछ बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग करते हुए एक शख्स को गोली मार दी। बाइक सवार बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग के बाद इलाके में दहशत बढ़ गई है। वहीं फायरिंग में गंभीर रूप से घायल शख्स को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। साथ ही CCTV फुटेज के आधार पर मामले की और गहनता से अब जांच की जा रही है। खुलेआम फायरिंग का मामला यहाँ पर सामने आया है। रुड़की का यह मामला है। फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए। बदमाशों में पुलिस प्रशासन का खौफ ना के बराबर है। फिलहाल घायल शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन CCTV की फुटेज खंगाल रहा है और उसके बाद गहनता से जांच की जा रही है। कई पहलुओं को लेकर पूछताछ की जा रही है। खुलेआम फायरिंग का यह मामला सामने आया है रुड़की से। ऐसे में आसपास के जो लोग हैं उनमें भी दहशत का माहौल है। बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर बदमाशों में पुलिस प्रशासन का डर क्यों नहीं है। खुलेआम फायरिंग का ये मामला, एक शख्स घायल हुआ है इस फायरिंग में, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज जारी है घायल शख्स का।
पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। घायल युवक के घर वालों से भी मामले को लेकर जानकारी ली जा रही है ताकि हर पहलू पर छानबीन हो पाए। खुलेआम फायरिंग का यह मामला रुड़की से सामने आया है। इस मामले को लेकर फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। रामपुर से काठगोदाम के बीच हो रहे नेशनल हाईवे 109 के चौड़ा करने के काम को लेकर लालकुआं से हल्द्वानी के बीच अब यह काम बंद पड़ा है। पिछले 2 सालों से बंद पड़े काम के बीच लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, तो साथ ही आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। वहीं रोड की हालत खराब होने के चलते कई बार इस रास्ते पर हादसे भी हो चुके हैं और अब तक कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन लंबे वक्त से ना तो प्रशासन ने इसकी सुध ली और ना ही सरकार ने। वहीं अब जिलाधिकारी सवीन बंसल का कहना है कि कई जमीनों का अधिग्रहण ना हो पाने के चलते निर्माण का काम रुका हुआ है। अधिग्रहण का काम पूरा होने के बाद जल्द से जल्द काम भी शुरू कर दिया जाएगा, तो काम अधूरा पड़ा हुआ है। वो कुछ गांवों में कुछ जगहों पे आर्बिट्रेशन केसेस के अभाव में वहाँ पे प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे और पोजीशन मिल नहीं पा रहा था, तो वो सभी केसेस इनके रिजॉल्व करवा दिए हैं 2 महीने पूर्व। वो सभी केसेस इनके रिजॉल्व हो गए थे। सेकंड इशू होता है कि जहाँ पे मुआवजा दे दिया है लेकिन लोग मुआवजे को रिसीव नहीं कर रहे हैं। सो वो हमारे एक्ट में प्रावधान है कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद वो अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज है, उसके बाद यदि मुआवजा वो प्राप्त नहीं भी करें तो भी पोजीशन लिया जा सकता है और वहाँ पे एनएच अपना कार्य शुरू कर सकता है। उसके लिए उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जो हेल्प चाहिए होती है वो भी दी जाती है। उत्तराखंड के रुड़की में किसानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस बीच गोभी की फसल उगाने वाले किसानों का हाल भी बुरा हो गया है। बाजार में इस गोभी का दाम सिर्फ 5 रुपए किलो है, लेकिन मंडी में गोभी की कीमत सिर्फ 2 रुपए प्रति किलो ही मिल पा रही है, जिसके चलते किसानों को इस फसल को मंडी तक ले जाने की कीमत भी नहीं मिल पाती है। इसी के चलते नाराज किसानों ने अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाकर गोभी की फसल को खेतों में ही जोत डाला। किसानों का यह कहना है कि कुछ तो कोरे की मार है और कुछ मंडी में मंदी की मार से उनके घरों के खर्च पूरे नहीं हो पा रहे। वहीं किसानों की आर्थिक दुर्दशा बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो रुड़की में किसानों की हालत खराब है। ऐसे में किसान काफी परेशान हैं। गोभी के उन्हें सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं और ऐसे में उनके आर्थिक हालात और खराब हो रहे हैं। पूरे देश का किसान बहुत बड़ी दुर्दशा से गुजर गया, चाहे वो गन्ने का किसान हो, चाहे वो धान का किसान हो, चाहे वो गोभी का किसान हो, चाहे वो मूली का किसान हो। सरकार ये कह रही कि हमने किसान की आमदनी दुगना कर दी और आपके सामने कल खेतों वालों ने अपनी गोभी अपनी फसल खेत में बहा दी, कोई खरीदार नहीं है उसको। ये जो सरकार किसानों को तबाह करने पर तुल रही, अभी 2.5 महीने लगभग चीनी मिलों को चले हुए, आज तक गन्ने का भाव घोषित नहीं उन्होंने करा। धान 1868 रुपये धान का रेट सरकार ने तय किया और किसानों का धान 1200 रुपये में बिका। इसी को लेकर आज पूरे देश के आंदोलन किसान कर रहे हैं और पूरे देश के किसानों में आक्रोश है। तो अब ये सब आपके सामने सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। सरकार अब भी किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करी, किसानों को खुशहाल होने की दावा करे जा रही है सरकार के द्वारा, और जबकि जमीनी हकीकत कुछ हो रहा है। क्या मानते हैं अध्यक्ष जी, बिजली के बिल कनेक्शन काटे जा रहे हैं, किसानों का गन्ने का पेमेंट अब तक नहीं हो पाया, तो सरकार आखिरकार किसानों का इतना उत्पीड़न क्यों कर रही है? ये सरकार इस देश के किसानों को खत्म करने के लिए आई। इस देश का किसान खत्म हो जाएगा बिल्कुल। गन्ने का भुगतान मिलों ने देना शुरू नहीं करा, सरकार दिलवाने का प्रयास नहीं करी, भाव घोषित नहीं करी और गांव-गांव घूमकर इनके बिजली विभाग के जो लोग हैं किसानों के कनेक्शन काट रहे, ट्वेल्व काट रहे, घरेलू काट रहे और हमारा पैसा जो है चीनी मिल पड़ा। सरकार वो पैसा तो दिलवानी नहीं। तो इस देश की जो किसान है, जो सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है और इसको लेकर आज पूरे देश के किसानों में आक्रोश है और पूरे देश का किसान दिल्ली में डटा है, दिल्ली में आंदोलन कर रहा है और जब तक किसानों की बात नहीं माननी जाएगी देश का किसान पीछे नहीं हटेगा। 100 रुपये लगाकर 25 रुपये मिल रहे हैं, इसमें कुछ नहीं मिल रहा। खेत बहे जा रहे, गन्ने पहले गन्ना बोल रहे थे, गन्ने में कुछ नहीं मिला, फिर खेती सब्जी की करी, सब्जी में कुछ नहीं मिल रहा, बहा का खेत खाली कर दिए। क्या माया सरकार की नाकामी, सरकार ने पहले सब्जी बोने पा दिया, सब्जी में कुछ नहीं मिल रहा, बैंक का पैसा कहाँ से देंगे? क्या मानते हैं, सरकार से क्या गुहार कर लगाते हैं? क्या गुहार लगाओ सरकार जी, सरकार की तरफ से क्या मांगा? सरकार की तरफ से यही चाह रहा है कि आप आत्महत्या कर, कुछ नहीं मिल रहा।
लालकुआं कोतवाली पुलिस ने पकड़ी गई शराब को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया है। ये पूरा काम पुलिस की तरफ से गठित कमेटी की देखरेख में किया जा रहा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 125 मामलों की देसी और कच्ची शराब को नष्ट कर दिया है। दरअसल कोर्ट से मिली मंजूरी के बाद पुलिस के क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी, आबकारी इंस्पेक्टर महेंद्र बिष्ट, तहसीलदार नितेश टांगर और कोतवाल सुधीर कुमार की संयुक्त टीम की कार्रवाई की जा रही है। और कोतवाली परिसर में शुरू की गई कार्रवाई के दौरान पैक्ड शराब को पुलिस वालों ने ढक्कन तोड़कर नाली में डाल दिया, जबकि पॉलिथीन में बंद कच्ची शराब को भी नष्ट करने की तैयारी की जा रही है। 2-3 साल में जो भी शराब के केस हमारे द्वारा पकड़े गए हैं, करीब ये 125-60 एक्साइज एक्ट के मामले हैं, जिनके माल को हम आज निस्तारण कर रहे हैं। इनका केवल नमूना लिया जाएगा, बाकी माल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और जब कोर्ट के समक्ष इसका नमूना ही रखा जाएगा, जिससे माल रखने में आसानी होती है। इसके अलावा 25 आर्म्स एक्ट के चाकू हैं 3-4 और जुआ अधिनियम के 2-3 माल हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। मेयर पर महिला से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगा, उसके बाद अब मेयर की गिरफ्तारी की मांग भी उठ रही है। इस कड़ी में सामाजिक संगठन आम नागरिक मंच ने मेयर को बीजेपी से तुरंत ही बाहर करने की मांग की है। साथ ही मेयर की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले एक महिला ने मेयर गौरव गोयल पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोप लगाकर गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। वहीं दबाव बनने के बाद पुलिस सभी मामले की जांच तो कर रही है। इस बीच लोगों ने शहीद भगत सिंह चौक पर अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया है। अकवान जी, मेयर पर एक महिला के द्वारा एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के, तो इसमें आपका क्या रहेगा, आपके संगठन का क्या रहेगा? देखिएगा, सबसे पहले तो हम सभी देश की महिलाओं के साथ में हैं। अगर कहीं पे भी महिला का उत्पीड़न होगा तो आम नागरिक मंच हमेशा उनके लिए रात दिन खड़ा रहेगा। हम लोग जिस समय उस महिला के बयान हुए थे तो मैं व्यक्तिगत तौर से उसके साथ गया था चौकी में कि भाई कोई जाए ना जाए, हम जाएंगे सब। दूसरी बात, मेयर साहब को ये सब कुछ शोभा नहीं देता। अगर शहर का मेयर ही इस तरीके की गलत हरकत कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि अगर किसी महिला ने कोई आरोप लगाया तो सबसे पहले मेयर साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और हमारी सरकार से एक मांग है कि सरकार एक तो मेयर साहब को भाजपा से बर्खास्त करे, दूसरी बात उन्हें इस पद से भी हटाए जब तक के लिए जांच पूरी ना हो जाए, वरना जांच प्रभावित होएगी, 100% होएगी। क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि मेयर साहब अपने साथ नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर के थाने में भी पहुँचे थे। वो मेयर साहब के अपने समर्थक नहीं थे, लेकिन शायद वो वहाँ के कर्मचारी थे। इसलिए मेयर साहब को तो व्यक्तिगत तौर से भी अपने आप ही इस्तीफा दे देना चाहिए तब तक के लिए। तो क्या मेयर साहब ये भीड़ जो लेके गए थे पुलिस पे दबाव बनाने का कारण था ये? और क्या कारण हो सकता? अगर एक ईमानदार आदमी है तो उसे भीड़ की क्या जरूरत है? ठीक, आपका संगठन इसमें क्या करेगा फिर आगे? देखिएगा, हम उस महिला के साथ हैं। उस महिला को जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। उत्तराखंड में बिजली चोरी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। इस कड़ी में विद्युत कॉर्पोरेशन गदरपुर के उपखंड के एसडीओ दीपक पाठक ने कमर कस ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही विद्युत मीटर के साथ छेड़छाड़ करने वालों को चेतावनी दी गई और बकायेदारों से भी जल्द से जल्द बिल जमा करने का अनुरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा जिन उपभोक्ताओं से कम रीडिंग आ रही है उनकी जांच की जाएगी। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए थे उनकी भी जांच की जा रही है। साथ ही इसी बीच अगर विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी उपभोक्ताओं से पैसे की डिमांड करता है तो तुरंत उसे इस बीच जानकारी दी जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अगर कोई शिकायत है तो उनको दूर करने के लिए जगह जगह शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बिजली के बिल बहुत कम आ रहे हैं, उनके परिसर की जांच की जा रही है कि इनके बिल इतने समय से कम क्यों आ रहे हैं, वास्तविक कारण क्या है उसका। दूसरा, जिन गांव के यहाँ काफी समय से जो है कनेक्शन कट चुका है लेकिन अभी तक उनका जो है विद्युत बकाया जमा नहीं हुआ, 3 साल 4 साल लोगों को हो गए हैं लेकिन बकाया जमा नहीं है, तो उन परिसरों की जांच की जा रही है कि वो वास्तव में डिस्कनेक्टेड है या नहीं। तीसरा, अभी जो है राशि वसूली के लिए जिन विद्युत बकायेदारों को सेक्शन 3 के तहत नोटिस दिया गया है, उन नोटिस पर कार्रवाई की जा रही है और उनसे जो है विद्युत बिल जो बकाया है वसूल करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।
रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एसबीआई का एटीएम उखाड़ने की कोशिश कर रहे गिरोह के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हालांकि पकड़े गए आरोपी के 5 साथी मौका पाकर फरार होने में कामयाब रहे। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस को एक गैस सिलेंडर, एक रेगुलेटर, गैस कटर के अलावा 315 बोर की एक बंदूक बरामद हुई है। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक मौके से रंगे हाथों पकड़े गए आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है और बताया कि ये लोग एटीएम को निशाना बनाते थे जहां पर गार्ड नहीं रहते और रातों रात एटीएम को उखाड़ ले जा रहे थे। वहीं पुलिस अब इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। फरार आरोपी की तलाश भी की जा रही है। शर्मा थाना मोबाइल के साथ गश्त ड्यूटी पर थे तो एसडीएम चौक के पास 2 वाहन संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखे, जिनको रोककर पूछताछ करने की कोशिश की गई तो उक्त वाहन के ड्राइवरों के द्वारा गाड़ी आगे ले जाई गई, भगा ली गई। नज़दीक स्थित एसबीआई एटीएम को चेक किया गया तो उसमें से कुछ लोग निकलकर भागे, जिसमें से इन्होंने उनका पीछा किया। पीछा करने पर एक अभियुक्त के द्वारा तमंचे से फायर किया गया पुलिस पार्टी पर। पुलिस पार्टी बाल बाल बच गई, लेकिन घेर घोट कर उसे कब्जे में लिया गया। उसके पास से तमंचा बरामद किया गया। उसकी निशानदेही पर एसबीआई एटीएम के अंदर से ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस सिलेंडर, गैस कटर और एटीएम काटने के अन्य टूल्स बरामद किए। लालकुआं विधानसभा के गालापार इलाके में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शख्स ने खुदकुशी बागजाला में बने प्रसार परीक्षण केंद्र में की है। वहीं इलाके के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र 25 से 27 साल के बीच बताई जा रही है। वहीं आत्महत्या की वजह अभी पता नहीं लग पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो फांसी लगाकर आत्महत्या करने का यह मामला लालकुआं से सामने आया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, उसकी शिनाख्त की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।